हेलो एस्पिरेंट्स। सोचिए, यूरोप की सारी कंपनियां भारत से व्यापार करने के लिए इतना ज़्यादा क्यों तत्पर थीं। तो हम यदि देखें 13वीं-14वीं शताब्दी में, तो यूरोपीय देशों में इटली ऐसा था जो जिसका पूर्वी देशों के साथ व्यापार के क्षेत्र में एकाधिकार था। यानी इटली यूरोप का जो देश था वो सबसे ज़्यादा व्यापार करता था भारत से या पूर्वी देशों से। इटली भारत या पूर्वी देशों से वस्तुओं को खरीद कर लेके जाती और यूरोप में बेचकर बहुत ही ज़्यादा लाभ कमाती थी। ये पूरा व्यापार इटली दो रास्तों से करती थी। इटली के साथ व्यापार मार्ग क्या क्या था देखते हैं। पहला मार्ग हम देखेंगे जो फारस की खाड़ी से होता हुआ इराक से तुर्की और तुर्की से फिर इटली जाता था। और दूसरा मार्ग जो था वो भारत से लाल सागर होता हुआ मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में जाता था। फिर यहाँ से भूमध्य सागर से वो इटली से जुड़ा हुआ था। तब उस टाइम पे यहाँ पे स्वेज नहर नहीं थी, इसीलिए वस्तुओं को पहले अलेक्जेंड्रिया पहुँचाया जाता था, फिर इटली पहुँचाया जाता था। यूरोप के इस एकाधिकार को देखकर यूरोप के जो और अन्य देश थे वो काफ़ी चिंतित थे। इसलिए उन्होंने इस एकाधिकार को तोड़ने की कोशिश की। और हम देखेंगे इस क्रम में पुर्तगाल का जो राजा था हेनरी, जिसे हेनरी द नेविगेटर कहा जाता है, उसने भौगोलिक खोजों को बढ़ावा दिया। और इस क्रम में सबसे पहले वास्को डी गामा दक्षिण अफ्रीका से होता हुआ सबसे पहले कालीकट में पहुंचा और वहाँ ज़मोरीन नाम का हिंदू शासक था जिसने उसका वेलकम किया। और इस तरह पुर्तगाली वास्को डी गामा द्वारा सामुद्रिक व्यापारिक मार्ग की खोज की गई जो भारत तक जाती थी। आप ये बिंदु देख रहे होंगे जो दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी बिंदु है, इसे केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। इसको आशा या उत्तमाशा अंतरीप कहा जाता है हिंदी में, लेकिन केप ऑफ गुड ही प्रचलन में ज़्यादा है। अब तो मार्ग खोज ही उठा था, तो यूरोप की अन्य कंपनियां जो प्रतिस्पर्धा कर रही थीं वो भी भारत से व्यापार करने के लिए उत्सुक हुईं। और इस क्रम में हम देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां थीं जो भारत में आईं और उनका आगमन क्रम क्या था। कई बार उनकी स्थापना और उनके आगमन, इन दोनों में बहुत कन्फ्यूज़न होती है। लेकिन सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि यूरोपीय देशों का भारत में आगमन क्रम क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका एक कूट मैंने बनाया है, शायद आपके लिए प्रयोग में हो, काम आएगा आपके। PDBDF, यानी P से पुर्तगाल, D से डच, B से ब्रिटिश, D से डेनिश, F से फ्रांस। और स्वीडिश मैंने नहीं लिखा क्योंकि स्वीडिश आपको वैसे भी याद हो जाएगा जब ये पाँचों याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पुर्तगाल आया था 1498 ईस्वी में। फिर उसके बाद डच आया था 1595 से 96 ईस्वी में। उसके बाद ब्रिटिश आया था 1600 ईस्वी में। फिर डेनिश आया 1616 ईस्वी में। फिर फ्रांस आया 1664 ईस्वी में। अब इनकी कंपनियां कब स्थापित हुई भारत में, उसका क्रम थोड़ा सा बदल जाता है, PBDDF हो जाता है। यानी यहाँ पर आप देखेंगे जो PDBDF था, बस ये B इधर और ये D इधर चला जाता है, तो PBDDF हो गया। खैर, देखते हैं। तो पुर्तगाल जब आया था उसने तभी कंपनी की स्थापना कर दी। ब्रिटिश आया था 1600 में और उसने तभी कंपनी की स्थापना कर दी। परंतु डच आया था 1595 या 96 ईस्वी में और उसने भारत में कंपनी की स्थापना की 1602 ईस्वी में।
डेनिस 1616 में आया था, उसी समय स्थापना किया। फ्रांस 1664 में आया था, उसी में स्थापना किया। अब सोच रहे होंगे कि ये बॉक्स मैंने क्यों बनाया है। तो ये बॉक्स है कि कब कौन सी कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कब और कहाँ लगाई थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे पुर्तगाल ने सबसे पहले कोचीन में 1503 में अपनी पहली फैक्ट्री डाली थी। ब्रिटिश ने सूरत में 1608 ईस्वी में डाली थी, और डच ने मछलीपट्टनम में डाली थी 1605 में, और डेनिस ने तंजौर में डाली थी 1620 में, और फ्रांस ने सूरत में डाली थी 1668 में। अगर आपको ये सन ना याद हो तो कोई बात नहीं, आपको अगर ये याद है तो आप इससे जोड़ लीजिए कि कितने साल बाद कंपनी ने स्थापना की। यहाँ 5 साल बाद, यहाँ 8 साल बाद, यहाँ 3 साल बाद, ऐसे ही करके आप इसको याद कर सकते हैं। सबसे पहले हम पुर्तगाली को पढ़ते हैं। पुर्तगाली में वास्को डी गामा 1498 में आया था, जो कि कालीकट पे उतरा था। कालीकट में कप्पक डाबू स्थान पे उतरा था, और वहाँ का शासक था जमोरिन, जिसके द्वारा उसका वेलकम किया गया था, उसका स्वागत किया गया था। वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक कौन था? तो वो था गुजराती पथ प्रदर्शक था, अब्दुल मजीद नाम था उसका। क्या नाम था? अब्दुल मजीद। तो कहा जाता है कि जब वास्को डी गामा कालीकट से वापस गया, तो कालीकट से मसालों को लेकर जब वापस गया, तो सारा खर्च निकालने के बाद जो प्रॉफिट हो रहा था, जो फ़ायदा हो रहा था, वो था 60 गुना लाभ हो रहा था। और इसके कारण एक्साइटमेंट में दोबारा फिर पेड्रो अल्बरेज कैब्रल को 1500 ईस्वी में भेजा गया व्यापार के लिए, और फिर से ऐसा ही प्रॉफिट देखने को मिला। तीसरी बार फिर से वास्को डी गामा 1502 में गया, और जब उसने देखा प्रॉफिट हो रहा है तो फिर से गया। अब जब ये सब हुआ, तो अब वहाँ अर्थात पुर्तगाल में भारत के साथ व्यापार को नियंत्रित करने की कोशिश की जाने लगी। तो उसमें सबसे पहले फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आए भारत के प्रथम गवर्नर बनकर। फिर अल्फांसो डे अल्बुकर्क आए 1509 से 15 में। फिर नीनो डी कून्हा आए 1529 से 38 में। इन तीनों के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो याद करने की ज़रूरत है। जैसे कि सबसे पहले हम फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, या इनको अल्मीडा भी कहा जाता है, इनको अगर हम सबसे पहले पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इनकी जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी। ब्लू वाटर पॉलिसी इनकी क्या थी? ब्लू वाटर पॉलिसी इनकी थी हिंद महासागर के व्यापार पर एकाधिकार, यानी हिंद महासागर में जो भी व्यापार हो रहा था उस पर इनका एकाधिकार हो गया था। इनकी यही ब्लू वाटर पॉलिसी थी। अब आएंगे हम अल्बुकर्क पे। आप इन आगे का नाम ना याद करिए, आप लास्ट का नाम याद कर लेंगे, आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा। अल्मीडा, अल्बुकर्क, कून्हा याद कर लेंगे, आगे का नाम आपको पहले याद हो जाएगा। तो हम सब आएंगे अब अल्बुकर्क पे, जो 1509 से 1515 ईस्वी तक रहे थे। इनको पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया था। कोचीन अभी हम आपको मैप में दिखा देते हैं कहाँ है, उसके पहले हम पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट इनका था, इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता था, इन्होंने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। दूसरा पॉइंट था कि इन्होंने 1510 ईस्वी में गोवा को बीजापुर के आदिल शाह से जीता, इनकी दूसरी उपलब्धि थी। तीसरी उपलब्धि थी कि मलक्का पर इन्होंने 1511 में और होर्मुज़ पर 1515 में इन्होंने अधिकार कर लिया। और इनकी चौथी जो नीति थी वो थी पुर्तगालियों द्वारा भारतीय स्त्रियों से विवाह, यानी प्रेम का मामला। प्रेम से तो किसी को भी एक अपनी तरफ किया जा सकता है, तो भारतीयों को अपनी तरफ करने के लिए इन्होंने ये भी एक नीति थी इनकी कि पुर्तगालियों द्वारा भारतीय स्त्रियों से विवाह किया जाए। उसके बाद फिर इन्हीं के समय में सेंट जेवियर चर्च भी बना था गोवा में। तो ये इनके 5 पॉइंट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं हम नीनो डी कून्हा के पास आते हैं। तो इनका हमको बस एक ही पॉइंट याद करना है कि इन्होंने मुख्यालय कोचीन से 1530 में गोवा ट्रांसफ़र कर लिया, क्योंकि अल्बुकर्क ने तो जो है अपना मुख्यालय कोचीन बनाया था, परंतु इन्होंने गोवा को बना लिया।
अब पुर्तगालियों में दो शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है एस्तादो ड इंडिया और दूसरा कार्टेज आर्मडा काफिला। तो सबसे पहले देखेंगे एस्तादो ड इंडिया क्या है। तो जो पुर्तगालियों का सामुद्रिक साम्राज्य था उसको ही एस्तादो द इंडिया कहा गया। और कार्टेज आर्मडा काफिला, कार्टेज का अर्थ है परमिट, आर्मडा का अर्थ है आर्मी यानी पुर्तगालियों की आर्मी, और काफिला का अर्थ है जहाज़ों का काफिला। अर्थात कोई भी भारतीय या अरबी व्यापारिक जहाज पुर्तगालियों के कार्टेज यानी परमिट के बिना अरब सागर में प्रवेश नहीं कर सकते थे। परमिट लेने के बाद ही पुर्तगालियों की आर्मडा यानी उनकी जो आर्मी होती थी उन्हें सुरक्षा देती थी, और यदि वो परमिट नहीं लेते थे तो उन्हीं के द्वारा उन पर हमला भी किया जाता था। तो ये था पुर्तगालियों का विवरण। हाँ, आपको हम मैप में दिखा देते हैं कि मलक्का और होर्मुज और गोवा और कोचिन। आप देखेंगे भारत के दक्षिण पूर्व में मलेशिया जहाँ पे है मैप में, मलेशिया के पास स्टेट ऑफ मलक्का आपको ये यहाँ दिखेगा। और जब हम जाएंगे भारत के पश्चिम में तो यहाँ जहाँ अरेबियन पेनिनसुला है यहाँ पे आपको स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दिखेगा। तो देख सकते हैं आप पुर्तगालियों का यहाँ से लेकर यहाँ तक का व्यापारिक एकाधिकार स्थापित हो चुका था।